इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। मैंने देखा है कि अगर किराएदार मकान मालिक को पसंद आ गया है तो वो उसे किराएदारी से निकालता नहीं है, अपने मकान दुकान से बेदखल नहीं करता है और उसी रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करता रहता है, एक्सटेंड करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। मैंने कुछ अन्य वीडियोस में बताया है कि रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करना या एक्सटेंड करना में कुछ खतरे हैं, कुछ कानूनी रिस्क हैं मकान मालिक के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। वैसा करना रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1)(d) का वायलेशन भी हो सकता है, जो कि ये कहता है कि 12 महीने से अधिक का अगर रेंट एग्रीमेंट हुआ तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि आपने रिन्यू कर दिया और कल को कोई डिस्प्यूट हो गया और मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट यही मानेगी कि ये एग्रीमेंट 11 महीने का नहीं था बल्कि 22 महीने का था, क्योंकि आपने पुराने ही रेंट एग्रीमेंट पे ये लिख दिया कि आपसी सहमति से हम इसे बढ़ा रहे हैं अगले 11 महीने के लिए या फॉर व्हाटएवर पीरियड। इसके अलावा भी अगर आप किसी किराएदार के साथ लगातार रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करते जाते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो किराएदार के जो अधिकार हैं वो थोड़े मजबूत होते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। और कई मकान मालिकों को तो मैंने इतना लापरवाह तरीके से देखा है काम करते हुए कि वो रेंट एग्रीमेंट दोबारा बनाने की जहमत भी नहीं उठाते। एक बार रेंट एग्रीमेंट बनाया 11 महीने के लिए, उसके बाद किराया आता जा रहा है अकाउंट में और वो सोच रहे हैं भाई साहब कौन जाएगा, कौन स्टैम्प पेपर खरीदेगा, कौन दोबारा से टाइप कराएगा, वकील का खर्चा करेगा, नोटराइज कराएगा, किराया आ तो रहा है, जरूरत ही क्या है, करा लेंगे कभी फुर्सत मिली तो इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि अगर आपने बिना कोई रेंट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और कोई एग्जिस्टिंग सब्सिस्टिंग जो चालू हो, वैलिड हो, रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं, था, एक्सपायर हो गया और किराएदार आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है, तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। चलो इन बातों को इस वीडियो में अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको किराएदार पसंद भी है, किराया समय पे दे रहा है और आप उसको किराएदारी से हटाना नहीं चाहते, अपने मकान से निकालना नहीं चाहते, उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं म्यूचुअली एग्रीड रेंट पे, तो आप क्या करें, कैसे करें ताकि आप एज लैंडलॉर्ड, एज मकान मालिक लीगली सेफ रहें, लीगली सुरक्षित रहें। सबसे पहला काम तो दोस्तों आपको ये करना है, सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है कि आपको जो पुराना एग्जिस्टिंग रेंट एग्रीमेंट है अगर वो समाप्त हो गया है तो उस पे नहीं लिखना कि आपसी सहमति से बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं लिखना। वो एग्रीमेंट खत्म तो मतलब वो एग्रीमेंट खत्म, वो मर गया, वो एग्रीमेंट, उसकी समाप्ति हो गई। अब आपको किराएदार के साथ एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाना चाहिए और जब आप फ्रेश एग्रीमेंट उसके साथ बनाएंगे तो कोशिश करिए कि उसी व्यक्ति के नाम पे ना बना के परिवार में उसके अन्य किसी और व्यक्ति के नाम बनाए। पिता पुत्र रहते हैं और परिवार रहता है तो पहले फादर के नाम पे था तो अब सन के नाम पे बना लें या उसकी वाइफ के नाम पे बना लें, यानी पार्टी चेंज कर दें। उसी तरह जो किराया था, किराया वैसे तो आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ के ही लिखा जाएगा उसमें, लेकिन अगर सेम किराए पे भी आप बढ़ा रहे हो तो भी आप 50-100 रुपए ऊपर नीचे कर लें, ज्यादा ना करें, मतलब किराया भी सेम ना रखें। सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लो पहले आपने ले रखी थी 25,000 रुपए, तो पुरानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस अकाउंट से ली थी उस अकाउंट में वापस कर दें। कैश लिया था तो भी सामने वाले को वापस कर दें और जो नया एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें सेम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिखना, अमाउंट कम या ज्यादा करके लिखना है, सेम 25,000 मत लिखो, 24 या 26,000 लिखो, कुछ भी ऐसा, और वो फ्रेश तरीके से फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लो। कहने का भाव ये है कि पुराने एग्रीमेंट से जो नया एग्रीमेंट है उसका कोई कनेक्शन दिखना नहीं चाहिए। पुराना एग्रीमेंट अलग व्यक्ति के नाम पे था, ये अलग व्यक्ति के नाम पे, उसमें अलग किराया था, इसमें अलग किराया, उसमें अलग सिक्योरिटी थी, उसमें ये अलग सिक्योरिटी है। जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, शर्तें, उनके सीरियल नंबर भी उल्टे सीधे करो, 2-4 नई शर्तें लिखो, एक आध पुरानी शर्त हटाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं ये नहीं चाहता कि पुराना एग्रीमेंट ही कंटिन्यू होता जा रहा है, वो आपके लिए एज लैंडलॉर्ड, एज मकान मालिक सुरक्षित नहीं है। दूसरा काम जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा चतुराई वाला काम है, थोड़ा जुगाड़ वाला काम है, पर आपके अधिकार मजबूत रहें इसलिए ये मैं बता रहा हूं।
हालांकि अगर मामला कोर्ट में गया और एविडेंस स्टेज पे आया, गवाही वाली बात पे आया, तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा तो ये चैलेंज हो सकता है। परंतु फिर भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उससे बेहतर है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, जो भले ही चैलेंज हो जाए वो एक अलग बात है, पर डॉक्यूमेंट हो। और वो डॉक्यूमेंट ये है कि आपको करना ये है कि जब आप पुराना एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो नए टर्म के लिए, नई अवधि के लिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपको उसमें एक्सटेंड नहीं लिखना है, नया एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको एक उस दिन, जिस दिन पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, उस दिन आपको एक पोजेशन हैंडओवर मेमो भी बनाना है। पोजेशन हैंडओवर मेमो यानी कब्जा उस घर का उसने आपको वापस हैंडओवर कर दिया, ऐसा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या आप अपने वकील साहब से ड्राफ्ट करा सकते हो उसको। उसमें मोटा मोटा क्या लिखा जाएगा वो मैं बता देता हूं, हालांकि उसमें बहुत सारी लीगल शर्तें लिखी जाती हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट के तहत इन्होंने किराए पे दिया था ये संपत्ति, आज ये इतनी तारीख को खत्म हो गया, इतनी तारीख को इन्होंने ये मकान खाली कर दिया है। अब हालांकि वो खाली उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि आप एक्सटेंड तो कर ही रहे हो देसी भाषा में, सरल भाषा में जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें आप लिख दें कि इन्होंने खाली कर दिया है। और दोनों पक्षों के अब कोई भी अधिकार और दायित्व, कोई भी राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज पुराने एग्रीमेंट के तहत जो एग्जिस्ट करती थी, रेंट एग्रीमेंट के तहत जो एग्जिस्ट करती थी, पुराना वर्ड यूज नहीं करना उसमें, रेंट एग्रीमेंट दिनांक इतने के तहत जो राइट और लायबिलिटी थे एक दूसरे की तरफ, वो खत्म हो गए हैं। मकान मालिक ने अपना मकान देख लिया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, इसलिए सिक्योरिटी पूरी रिफंड कर रहा है, या तोड़फोड़ हुई है तो भाई 500 रुपए काट के रिफंड कर रहा है, जैसा भी स्थिति हो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस और उस पे 2 गवाहों के साइन भी, और उसे नोटराइज भी करा लें उस दिन उस आदमी को ले जाके। तो एक किस्म से स्थिति क्या हो गई कानूनन कि आपने एक व्यक्ति को अपना मकान किराए पे दिया, 11 महीने बाद आपने उसे खाली करा लिया, और खाली कराने का एक सबूत, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पोजेशन हैंडओवर मेमो के रूप में क्रिएट कर लिया, जिसमें वो व्यक्ति खुद ये साइन कर रहा है कि हाँ भाई मेरी किराएदारी इतनी तारीख को खत्म हो गई है, मैंने कब्जा खाली कर दिया, इनको सौंप दिया है, सिक्योरिटी वापस ले लिया, दोनों पक्षों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों तीसरा काम आपको फिर से एक चतुराई वाला ये करना है कि अगर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 31 दिसंबर 2025 को, मान लो पुराना एग्रीमेंट इस साल के अंत में 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया, और अब आप फिर से उसे देना चाह रहे हो, तो जो नया एग्रीमेंट आप बनाएंगे, फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर, उसमें और पुराने एग्रीमेंट में हो सके तो, संभव हो तो 10 दिन या 15 दिन का गैप रखें। 31 दिसंबर 2025 को पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, आपने उससे कब्जा वापस ले लिया, पोजेशन हैंडओवर सर्टिफिकेट साइन करा लिया, हालांकि रह वही रहा है, उसका परिवार ही रह रहा है, परंतु जो आप नया फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे नए रेंट के साथ, नई सिक्योरिटी के साथ, नए सदस्य के नाम पे, वो फिर 1 जनवरी 2026 को मत बनाएं, अगले दिन ही मत बनाएं, कंटिन्यूटी में मत बनाएं। मैं उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करना चाह रहा हूं, लीगल प्रिजम्पशन आपके फेवर में रखने के लिए। कभी भी कोई मैटर फंस गया, आपकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो गया, तो हम नहीं चाहते कि टेनेंट कंटिन्यूस पोजेशन में था प्रॉपर्टी के, तो उसको ब्रेक करने के लिए 7 दिन बाद बना लो, 10 दिन बाद बना लो, 15 दिन बाद बना लो नया एग्रीमेंट। तो 15 दिन का जो किराया है, आप तो एक्सटेंड इसीलिए कर रहे हो ना कि आपको उसकी नेचर पसंद है और उसको आपकी नेचर पसंद है, तो 15 दिन का किराया उससे नकद ले लो, या अपने खाते में ना लेके अपनी बीवी के, बेटे के, किसी और के खाते में ले लो, अगर आप मकान के मालिक हैं तो। वो 15 दिन का हिसाब किताब अलग कर लो, फिर एग्रीमेंट बना लो 16 जनवरी से, और फिर 11 महीने का आप बना लो जैसे कि आप बना रहे थे। तो ये ब्रेक देने से भी आपकी जो पोजीशन है, सेफ्टी है लीगल, वो बढ़ती है। नेक्स्ट काम दोस्तों ये करना है, जैसे कि हम किसी भी एग्रीमेंट में करते हैं, जब आप नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो उस एग्रीमेंट में भी जो उसका नया घर का सदस्य है, जिसके नाम पे आपने एग्रीमेंट बनाया है नया वाला, उसकी भी फिर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, ताकि ये दिखे भाई पुराना मामला खत्म हो गया था, हमने दोबारा से किराए पे दिया, तो नए व्यक्ति का नाम है, उसका आधार है, उसका फोन नंबर है, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन या जैसे भी आपके जिले में होती है वो करें।
आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो जो वहां पे मेंटेनेंस एजेंसी है उनको फ्रेश एग्रीमेंट की कॉपी दे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है RW तो उसकी कॉपी वहां दे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खैर इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत फिर भी पड़ेगी। उस एग्रीमेंट को फिर से नोटराइज करा ले, फिर से 2 गवाहों के साइन करा ले उस पे। तो ये पूरा एक नया एग्रीमेंट का जो तरीका होता है किसी भी एग्रीमेंट बनने का पूरा रिपीट करें। और फाइनल और अंतिम बहुत ही जरूरी टिप दोस्तों ये दे रहा हूं कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है ताकि किराएदार आपकी संपत्ति हड़प ना सके, लीव एंड लाइसेंस बाय एडवोकेट सुबोध गुप्ता। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो आप रेंट एग्रीमेंट ना बनाएं बल्कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं। अब जिनको नहीं पता अब वो पूछेंगे कि भाई साहब रेंट एग्रीमेंट में और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो उसके लिए क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना रखा है और उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट से कैसे अलग है। सरल भाषा में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए अभी कि शराब वही है पर नई बोतल में है। तो किराएदार तो वो फिर भी रहेगा, किराया आपको फिर भी देगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर भी देगा, मकान मालिक आप ही रहोगे, किराएदार वही रहेगा। लेकिन जो उसके अंदर शब्दावली प्रयोग की जाएगी, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, उससे उसके लीगल राइट वीक रहेंगे और आपके लीगल राइट एज ए लैंडलॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इस वीडियो में मैं पूरा उसका विवरण नहीं दे सकता, वो एक लंबा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें और अगली बार रेंट एग्रीमेंट बनाने के बजाय लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाएं। उससे भी आपके राइट्स एज ए लैंडलॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे किराएदार से, अगर आपका कभी भी कोई डिस्प्यूट ईश्वर ना करे हो गया तो। जय हिंद। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।